नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस जीएस की हम एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप हमारी इस डेली जीके को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ और हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे जिनके आंसर आपको पता होंगे। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, और आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। जितने ज़्यादा लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो। आप आंसर जो मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उनके आंसर बता सकते हो, या फिर अगर आपके कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो, लेकिन कमेंट ज़रूर करा करो। ओके, सो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया गया है? ठीक है, ये हमसे यहाँ से पूछना है, बताना है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप लोग अपना आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और समझ में ना आए तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत ये मतलब है कि जैसे मतलब जो राज्य का जो वित्त आयोग है उसका गठन किया जाएगा, इसमें कहा गया है। ठीक है, और केंद्र में जो वित्त आयोग होता है, ये तो राज्य वित्त आयोग की यहाँ पर बात की जा रही ना, लेकिन जो केंद्र में वित्त आयोग होता है उसका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो है उनका नाम है क्या? भगवती सरस्वती। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर है ये मंदिर? भोजशाला मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनका नाम है भगवती सरस्वती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल एक स्थान है जो वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ये पहले किस लिए प्रसिद्ध था? मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हाथी दांत के काम के लिए। हाथी दांत से बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, तो उसके लिए ये वारंगल प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। वारंगल वर्तमान में मैंने बता दिया आपको तेलंगाना राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी। किस वर्ष में जो है उन्होंने चित्रकारी एक तरीके से कह सकते हो शुरू की थी, या उभरे थे वो चित्रकार के रूप में? तो वो उभरे थे 70 वर्ष की आयु में। कहा जाता है कि जब 67 वर्ष के थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उस वक्त इन्होंने पेंटिंग शुरू की थी। और ये भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिनकी जो पेंटिंग है वो यूरोप और अमेरिका में भी प्रदर्शित की गई है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उम्र ज़्यादा हो गई है, या फिर आपको लगता है कि टाइम निकल गया, तो आप यहाँ से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि 67 ईयर्स की उम्र में किसी व्यक्ति ने पेंटिंग बनाना शुरू किया और उसने इतनी ख्याति हासिल की कि उसकी जो मतलब एक सिर्फ शौक नहीं था ये, क्योंकि शौक से कहीं ज़्यादा आप इसको कह सकते हो, तभी तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी प्रदर्शनी लगी उनकी पेंटिंग्स की। ठीक है, तो 70 वर्ष की आयु में, 67 की उम्र में उन्होंने शुरू किया था। तो वो जब उभरे थे, मतलब एक तरीके से पूरी पहचान उनकी बन गई थी 70 वर्ष की आयु में। ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। जो बंधुआ मजदूर अधिनियम है ये संसद में पारित हुआ था 1975 में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। 25 अक्टूबर 1975 को पूरे देश में बंधुआ मजदूर अधिनियम, बंधुआ मजदूर मतलब जो प्रणाली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। बंधुआ मजदूर के तहत क्या होता है कि मान लो आपने किसी व्यक्ति को काम पे रखा अपने यहाँ पर, और उसके बाद फिर उसको भेजा ही नहीं, रख लिया तो रख लिया, आप उसको पैसा नहीं देते हो, बस कुछ नहीं देते हो, थोड़ा बहुत उसको खाने पीने का दे दिया, मतलब एक तरीके से वो आपसे गुलामी करवा रहे हो, तो इनको बंधुआ मजदूर बोला जाता था। आपने देखा होगा कि अभी भी कई बार अखबारों में आता है कि इतने सारे बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया, खास करके बच्चे इन ऐसे जो गिरोह चलाते हैं, ऐसे लोग मतलब जो है बच्चों को टारगेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा विरोध ना कर पाएँ, और फिर उनसे जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्री या फिर जैसे ईंट का भट्टा या फिर इन जगहों पे काम करवाते हैं,
और बहुत मतलब कह सकते हो या तो पैसा ही नहीं देते हैं, और नहीं देते भी हैं तो इतना कम देते हैं कि आदमी सिर्फ अपने लिए एक वक्त की रोटी ही उससे खरीद सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो बंधुआ मजदूर अधिनियम है वो 1975 में पास किया गया था, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आई थिंक कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब मैं डिटेल्स आपको समझा रहा था, तो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोग आसानी से इसका आंसर बता देंगे। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। 17 व्यक्ति जो है, मतलब यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। फिर उसके बाद आते हैं मिज़ोरम। अगर हम मिज़ोरम की बात करें, मेरी एक तो स्क्रीन थोड़ा छोटी है ना, इसलिए लिखने में दिक्कत होती है इसमें। मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम में 52 व्यक्ति मतलब जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम जनघनत्व की बात करें तो ये आपको पता होगा, कल तो हमने करवाया था इसको, तो ये बिहार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से याद रखना होगा। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, या फूलों की घाटी में? तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ पर है ये? केरल में है ये। जैव विविधता का मतलब क्या समझे कि मतलब ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग डीएनए वाले या अलग अलग मतलब विशेषता वाले जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, या फिर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो समझ रहे हो ना। तो अलग अलग याद रखिएगा, शांत घाटी में सबसे ज़्यादा मतलब जो है अलग अलग जैव विविधता वाले जो क्षेत्र है भारत का वो शांत घाटी है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, येलो वेस्ट आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? इसको बोलते हैं पीला बनियान आंदोलन। कहाँ पर हुआ था ये? काफ़ी फेमस ये आंदोलन था। ये फ्रांस में इसको शुरू किया गया था। फ्रांस में क्या हो रहा था कि पेट्रोल के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। उसकी वजह से इस विरोध को, इस मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो सरकार के खिलाफ विद्रोही हुआ है। इसको वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया था, फ्रांस के लोगों ने। तो इन लोगों की खासियत क्या थी कि ये लोग मतलब पीले कलर की जैकेट या फिर जो बनियान है वो पहने रहते थे, तो इसलिए इसको जो है मतलब पीला बनियान आंदोलन इसको बोला गया। ठीक है, और फिर ये मतलब बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इस कह सकते हो आपकी ट्विटर या फिर इन सब चीज़ों के माध्यम से पूरी दुनिया में मतलब ये चर्चा का विषय रहा था ये। तो फ्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड? सो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? पोलावरम एक सिंचाई परियोजना है, इसका जो संबंध है वो कौन से राज्य से है हमको ये बताना है। तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, गोदावरी एक नदी है उसके ऊपर ये बना हुआ है। कौन सा? पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश में है ये परियोजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, जिसमें हमको किस्कोग्राफ का जो आविष्कार है वो किसने किया था ये हमको बताना है। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है JC बोस, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही है। इनका पूरा नाम था जगदीश चंद्र बोस। आपको पता है कि भारत के बहुत मतलब फेमस जो है वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे, जीव विज्ञानी थे। तो इन्होंने 1928 में जो है ये इसका आविष्कार किया था क्रिस्कोग्राफ का। तो इसका काम क्या होता है? ये पौधों के विकास को मापता है। ठीक है, किस तरीके से मतलब वृद्धि कर रहे हैं वो जो है ये नापता है क्रिस्कोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। 2011 में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रशांत महासागर की जो मैरियाना गर्त है वहाँ पर
एक अमीबा खोजा था और ये अमीबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस अमीबा की जो लंबाई थी वो 4 इंच थी। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। जो कोको और चॉकलेट मतलब जो जिनसे प्राप्त किया जाता है वो कैसे पौधे होते हैं, शाख होती है, झाड़ी होती है, छोटे वृक्ष होते हैं या बहुत बड़े वृक्ष होते हैं। तो ये जो वृक्ष होते हैं ये छोटे वृक्ष होते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। तो ये वृक्ष क्या करते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये बड़े जो वृक्ष होते हैं उनकी छाया में रहते हैं, उनके नीचे ये रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से जो है कोको और चॉकलेट प्राप्त की जाती है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की पुस्तक एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, इसके लेखक कौन है। अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम और जेएल नेहरू या एस राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एमनेस्टी मुख्यालय का जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या द हेग में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये एक संस्था है जो कि मानव अधिकारों से संबंधित एक संस्था है। तो ये बहुत से काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत से देशों में भी काम करती है ये। तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची व समवर्ती सूची दोनों में। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य सूची के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हमसे कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद मतलब किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो 123 ये अनुच्छेद है जिस मतलब जो है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश की जो अधिकतम मतलब आप कह सकते हो जो अवधि होती है, मतलब कोई जो अध्यादेश है वो अधिकतम कितनी अवधि तक रहेगा, तो वो 6 महीने की अवधि तक रह सकता है। ठीक है, तो अब अवधि मतलब ये जो अध्यादेश होता है इससे क्या समझे, तो मान लो कि जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3 तलाक का कानून था। ठीक है, तो 3 तलाक के कानून बनने के लेकर क्या होगा, सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जो है वो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सीधे कानून बना देना है तो क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास मतलब राष्ट्रपति डायरेक्टली उसको कानून बना सकता है और तुरंत 3 तलाक जो मतलब है उसको रोक लगा सकता है। ठीक है, तो ये 6 महीने के लिए वैलिड हो सकता है अधिकतम, और उस दौरान फिर मतलब बहस हो सकती है दोनों सदनों में और फिर पास होके फिर ये अपना जो मतलब एक तरीके से कैसे कानून है वो बन सकता है। तो जो तत्काल जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है वहाँ पर अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। सिराजुद्दौला की हार हुई थी प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था। तो इसमें किसने उनके साथ गद्दारी की थी, तो मीर जाफ़र ने की थी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिल लिया था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन। तो सबसे पुराना जो राजवंश है वो है सातवाहन। ऑप्शन डी वाला सही है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में आपने सुना होगा, कई बार पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ठीक है, तो भारत में शीशे के सिक्के चलाने वाला जो है ये पहला राजवंश था। कौन, सातवाहन। ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत फेमस जगह है जैन धर्म का, अगर खास करके रामेश्वरम, कांची, मदुरई या श्रावणबेलगोला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला ही है। श्रावणबेलगोला जो है ये जैन धर्म का मतलब एक तरीके से केंद्र है, बहुत फेमस है। बेंगलुरु से करीब 150 किलोमीटर दूर है ये श्रावणबेलगोला, और याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है ये।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ठुमरी गायक जो थी गिरजा गिरजा देवी, इनका संबंध कहाँ से है? बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गिरजा देवी जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित थे। तो ये आपको याद रखना होगा। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तो यह हम ध्यान रख सकते हैं। और अब तो खैर इनका निधन हो गया है। तो लेकिन ये ठुमरी गायिका थी और बहुत फेमस, ठुमरी गायन में जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी वजह से ही इनको पद्म विभूषण मिला था 2016 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग एक दो बार देख के तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।